हेलो गाइस, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में दोबारा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मिड टर्म और बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इनको जो है आप अच्छे से याद करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। तो आज के जो दो क्वेश्चन लेकर आए हूँ वो रियो सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल पर है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से संबंधित। और ये चैप्टर जो है हमारा 6 चैप्टर एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस इस चैप्टर में से है। ठीक है, इस चैप्टर में से संबंधित दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 और 4 नंबर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं ये। इसके साथ साथ इसमें जो है बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पर्यावरण से संबंधित। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है ना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण वाला जो चैप्टर है हमारा 6 चैप्टर है, उसमें से जो है पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा 6 नंबर में पूछा जाता है, वो है रियो सम्मेलन क्या था, रियो सम्मेलन के प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो रियो सम्मेलन देखिए क्या था। रियो सम्मेलन जो था एक पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई सारे नियम सुझाए गए थे। ओके दोस्तों, तो देखिए इसका डेफिनेशन पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है। रियो सम्मेलन, एक बात और याद रखना कि रियो सम्मेलन को जो है पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ठीक है, रियो सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर पृथ्वी सम्मेलन आ जाए क्वेश्चन कि पृथ्वी सम्मेलन से क्या अभिप्राय है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, रियो सम्मेलन वाला ही आंसर इसमें भी लिख देना। पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन दोनों एक ही है। तो देखिए रियो सम्मेलन क्या है। रियो सम्मेलन पर्यावरण से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। क्या था? अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, वैश्विक समझौता था। ठीक है ना। विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यह समझौता किया गया था, जिसे पर्यावरण खतरे को मद्देनजर रखते हुए 3 जून, याद रखना ये डेट। ठीक है, 3 जून 1992 से 14 जून 1992 तक ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो शहर में विश्व के लगभग 170 देशों ने मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन किया था। ठीक है। तो रियो सम्मेलन क्या था? रियो सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, अंतर्राष्ट्रीय समझौता था पर्यावरण से संबंधित, जिसका आयोजन कब किया गया था? 1992 में। अगर आप डेट याद ना कर पाओ तो केवल जो है 1992 जरूर याद कर लें। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख दोगे। अगर पूछा जाएगा कि मतलब रियो सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएंगे। ये कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील के शहर, ठीक है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। देखिए रियो सम्मेलन लिखा है ना, रियो आ रहा है। ठीक है, इसी से पता चल रहा है कि कहाँ पर हुआ था, रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो। बस रियो नहीं लिखना है आपको। 1 नंबर में पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुआ था यह सम्मेलन, तो आपको लिखना है ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में, तब जाके 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैप में भी आ सकता है ये। ठीक है ना। और इसमें जो है इस सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित थे? 170 देश। 170 देशों ने मिलकर इस सम्मेलन को आयोजित किया था। ठीक है। तो ये जो है क्या है? रियो सम्मेलन है। अगर पूछा जाए 1 नंबर में कि रियो सम्मेलन क्या था, तो आपको जो है ये सब लिखना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये सारे जो है पॉइंट्स, जैसे कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कितने देश इसमें सम्मिलित थे इस सम्मेलन में। ठीक है। और ये किस प्रकार का समझौता है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है? तो अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कितने देशों ने सम्मिलित होकर इस समझौते को जो है किया था? 170 देशों ने मिलकर इस समझौते का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है क्या है? रियो सम्मेलन है। 1 नंबर में आए तो यही सब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा डेफिनेशन टाइप में। ये 4 लाइन का है, ज़्यादा नहीं। ये चारों लाइन जो है आप लिख दो, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाए तो। बाकी अगर आप ध्यान से ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए पढ़ोगे तो कई सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें। इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन आता है तो ये वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक। इसके बाद देखिए रियो सम्मेलन के परिणाम क्या हुए। डेफिनेशन बता दिया कि कैसे लिखना है। अब देखिए रियो सम्मेलन के प्रमुख परिणाम। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। पहला पॉइंट देखिए, आपको जो है जो मैं बता रहा हूँ यही लिख कर आना है। अपने तरफ से कुछ मतलब गलत वलत कुछ मत लिख देना। एक बार पढ़ जरूर लेना, उसके बाद लिखना। आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर कटने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। ओके, तो इसका परिणाम देखिए। पहला परिणाम है, इस सम्मेलन में यह बात स्पष्ट हुई कि विकसित और विकासशील देश, ठीक है, 2 बात याद रखना है। विकसित देश जो विकसित हो चुके हैं, ठीक है, और विकासशील देश जो अभी
विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विकसित की ओर जा रहे हैं। ठीक है ना। तो विकसित और विकासशील देशों के पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे पैरोकार हैं। धनी और विकसित देशों की चिंता, धनी और विकसित देश, जो धनी अमीर देश हैं, जो विकसित देश है, जो पहले विकसित हो चुके हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, ये सब जो है क्या है, विकसित देश हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब ठीक है ना, कौन से है, विकसित देश है। और भारत हो गया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, ये सब क्या है, विकासशील देश हैं। ठीक। तो विकसित देश जो है उनकी चिंता क्या है, ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि की है। ठीक है। ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि की समस्या का समाधान करना किन की समस्या है, ये है विकसित देशों की। इनका समाधान करने का काम इन्हें सौंप दिया गया, क्योंकि विकसित देश जो है इन्होंने औद्योगिकरण सबसे पहले किया, औद्योगिक विकास किया, आधुनिकीकरण की तरफ कदम बढ़ाए। ठीक है। औद्योगिकरण सबसे पहले कहाँ पर आया, यूरोप में ही आया ना, 19वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में ही आया। तो सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, इन सब ने अपना विकास कर लिया, यानी उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है औद्योगिकरण करके। भारत और चाइना ये सब तो है अभी विकास कर रहे हैं, विकास के पथ पर चल रहे हैं। ठीक है ना। तो धनी और विकसित जो देश है इनकी चिंता ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि, जबकि विकासशील देशों की चिंता क्या है, आर्थिक विकास करना, अपना क्या है, अपना आर्थिक विकास करना और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी संबंध को सुलझाने की है। पर्यावरण का भी प्रबंध करना है आर्थिक विकास के साथ साथ, विकासशील देशों को साथ में ध्यान रखना है कि आर्थिक विकास से ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचे। ठीक है। तो इसमें जो है मतलब विकसित और विकासशील देशों, पहला जो परिणाम है रियो सम्मेलन का, क्या हुआ कि मतलब विकसित और विकासशील देशों में जो है पर्यावरण संरक्षण को लेकर एजेंडे को बांट दिया गया कि विकसित देश की समस्या जो है ये है ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि। वैश्विक ताप वृद्धि मतलब गर्मी आजकल बहुत बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो ये हो गया वैश्विक ताप वृद्धि। ठीक है। तो ये समस्या हो गया विकसित देशों का, ओजोन परत और वैश्विक ताप वृद्धि, और विकासशील देशों का हो गया आर्थिक विकास करना और मिलकर पर्यावरण प्रबंध करना। ठीक है ना। पर्यावरण संबंधी जो समस्या है इसका समाधान मिलकर करना। तो ये दोनों एजेंडे जो है विकसित और विकासशील देशों में बांट दिया गया रियो सम्मेलन में। ओके। तो पहला परिणाम ये देखने को मिला रियो सम्मेलन का। और दूसरा परिणाम देखिए क्या है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित किए गए। इस सम्मेलन में क्या किया गया, जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रहे हैं, कभी बारिश कम कभी ज़्यादा। ठीक है। और फिर जैव विविधता जो है इनको नुकसान पहुंच रहा है विकास से, और वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार, यानी वनों को अधिक काटा ना जाए, कम काटने पर या फिर इनके संरक्षण पर कुछ नियम ये सब बनाए गए। ठीक है ना। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ साधन सुझाए गए। एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी में जो है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ नियम बनाए गए। तो दूसरा परिणाम जो है यह देखने को मिला रियो सम्मेलन द्वारा। ओके। जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, जीवों के संरक्षण, वनों के संरक्षण को लेकर जो है कुछ नियम बनाए गए कि 21वीं शताब्दी में जो है ये सब पर्यावरण से मतलब ये काम करने चाहिए जिससे पर्यावरण क्या हो, संरक्षित हो। ठीक। इसका तीसरा देखिए रियो सम्मेलन का परिणाम, तीसरा परिणाम, रियो सम्मेलन में इस विषय पर सहमति हुई कि आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। इस तरीके को टिकाऊ विकास, ठीक है, टिकाऊ विकास कह लो या फिर सतत पोषणीय विकास, एक नंबर में पूछा भी जा सकता है कि टिकाऊ विकास से क्या अभिप्राय है। तो आपको लिखना है कि ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया हो। ठीक है ना। ऐसा विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया गया उसे टिकाऊ विकास कहा जाता है। भावी पीढ़ी यानी मान लो विकास से संबंधित कोई देश जो है क्या कर रहा है, नीति अपना रहा है या औद्योगिकरण कर रहा है, तो उसे जो है भविष्य में आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ऐसा काम करने से उनको भी जो है नुकसान ना पहुँचे। ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, टिकाऊ विकास कहते हैं। ठीक है ना। सतत पोषणीय विकास भी कह सकते हैं कि भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए विकास करना चाहिए जिससे जो है भविष्य में आने वाले लोगों को भी नुकसान ना पहुँचे। तो इसे क्या कहा गया, टिकाऊ विकास कहा गया। ओके दोस्तों, तो टिकाऊ विकास पर बल दिया गया इस सम्मेलन में। तो तीसरा परिणाम था ये टिकाऊ विकास। इसके बाद चौथा परिणाम देखिए, रियो सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने को स्वीकार किया गया।
जो रियो सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून ये सब जो थे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो कानून बनाए गए थे, रियो सम्मेलन में इस बात को मान लिया गया कि इन कानूनों से जो है विकासशील देशों को कुछ छूट दी जाएगी, ताकि वो जो है अपना विकास कर सकें सही तरीके से। ठीक है, विकसित देशों ने तो बहुत ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, इसीलिए जो है उनके लिए कुछ मतलब कठोर नियम भी लागू किए गए, लेकिन विकासशील देशों को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो कानून है उससे कुछ हद तक छूट दी गई, और इस बात को जो है रियो सम्मेलन में मान लिया गया। तो ये जो था चौथा परिणाम था। ठीक है, इस सिद्धांत को साझी जिम्मेवारी लेकिन अलग अलग भूमिका का नाम दिया गया। ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसी के आधार पर बाद में 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल पर सहमति बनी तथा चीन, भारत व अन्य विकासशील देशों को इसकी बाध्यताओं से अलग रखा गया। और इसी के आधार पर, रियो सम्मेलन के आधार पर पर्यावरण से संबंधित एक और समझौता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता लाया गया। कब? 1997 में। तो देखिए दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंत तक बने रहिएगा, बताऊंगा मैं अभी। सबसे पहले एक क्वेश्चन सुन लीजिए कि यह क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है कि मतलब पर्यावरण से संबंधित 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नाम लिखें। ठीक है, या पर्यावरण से संबंधित 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब और कहाँ पर हुए। तो पहला तो आप लिख देना रियो सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन ये क्या है? पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। और दूसरा हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो ये जो है 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये हो गया रियो सम्मेलन, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रियो सम्मेलन से क्या अभिप्राय है। तो आप याद रखें कि रियो सम्मेलन कहाँ पर हुआ, कब हुआ, और फिर इसमें जो है कितने देशों ने सम्मिलित होकर इस समझौता को परिणाम दिया, और इसके जो है प्रमुख परिणाम क्या देखने को मिले। इसके बाद जो है रियो सम्मेलन के बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल आया। तो क्योटो प्रोटोकॉल पर भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है 4 नंबर और 6 नंबर में। रियो सम्मेलन हो गया, आप अच्छे से उसे याद कर लें। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल अगर पूछा जाए 4 नंबर या 6 नंबर में, तो जो मैं बताऊंगा वही सब सारा लिख देना, 6 नंबर मिल जाएंगे। 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल देखिए क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दिसंबर 1997 में जापान के शहर क्योटो में 160 से भी अधिक राष्ट्र इकट्ठा हुए ताकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए विकसित देशों पर बाध्यकारी समझौते के लिए बातचीत की जा सके। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था कब हुआ था, देखो क्योटो आ रहा है ना यहाँ पे नाम, तो क्योटो जो है जापान का शहर है, वहाँ पर जो है क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था और 160 से भी अधिक देश इसमें सम्मिलित हुए थे। और ये कब हुआ था? 1997, याद रखना है। रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ, जापान के शहर क्योटो में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और डेफिनेशन में पूछा जाए तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। दिसंबर 1997 जापान के शहर क्योटो में 160 से भी अधिक देशों ने सम्मिलित होकर इस समझौता किया। ठीक है, और यह समझौता किस लिए था? ग्रीन हाउस गैस जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक उत्सर्जन हो रहा है, या फिर ग्रीन हाउस गैस यानी वैश्विक ताप को जो है अधिक बढ़ाने वाले जो गैसेस हैं, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ये सब गैसेस को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। और इन सब का उत्सर्जन कौन कर रहे हैं? विकसित देश कर रहे हैं। तो विकसित देशों पर मतलब कुछ कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। ओके दोस्तों, तो ये भी जो है पर्यावरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समझौता था, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। ओके, इसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत यह स्वीकार किया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे अधिक भाग विकसित देशों का है। किसका हाथ है? विकसित देशों का, ना कि विकासशील देशों का। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है, किनका? विकासशील देशों का। ठीक है, विकासशील देशों ने जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में ज़्यादा योगदान नहीं दिया है। ठीक है, विकासशील देश तो क्योंकि अभी विकास करना स्टार्ट किया, अभी उद्योग लगाने स्टार्ट किए हैं, जबकि विकसित देश जो है अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब जो है
19वीं 18वीं शताब्दी से है अपने अपने उद्योगों का क्या किया, अपने उद्योगों का आधुनिकीकरण किया, शहरीकरण किया। ठीक है ना, औद्योगिक क्रांति पढ़ा होगा ना, तो औद्योगिक क्रांति करके उन्होंने क्या किया, फिर अपने सब कुछ जो है आधुनिक कर लिया और विकसित बन गए। लेकिन विकासशील देश जो है उस टाइम क्या थे, उपनिवेश थे। इन्होंने तो अब मतलब कुछ कुछ सालों में ही 50-60 सालों में ही क्या किया इन्होंने, मतलब आज़ाद हुए, उपनिवेश से आज़ाद हुए, निजात पाए, और फिर उसके बाद जो है उद्योग लगाना फिर इन्होंने स्टार्ट किया। तो विकासशील देशों का जो है बहुत कम योगदान है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, जबकि विकसित देशों का जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में क्या है, बहुत बड़ा हाथ है। तो इन पर जो है क्या किया गया, क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जो है कुछ नियम लगाए गए। ठीक है, और इसमें यह बात स्वीकार किया गया कि क्योटो प्रोटोकॉल में यह बात बताया गया, यह बात सबने स्वीकार किया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है किनका रहा है, विकसित देशों का रहा है। ठीक, इसके बाद देखिए, इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल के जो कई सारे नियम थी, बाध्यताएं जो थी, इस पर्यावरण संरक्षण से लेकर क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी बाध्यताएं बनाई गई, बाधा बनाई गई या कानून बनाया गया, उससे विकासशील देशों को क्या किया गया, छूट रखा गया। ठीक है, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, ये सब क्या है, विकासशील देश है। और अन्य इसके अलावा और भी बहुत सारे देशों को जो है इसके नियम कानून से छूट दी गई, बाध्यताओं से दूर रखा गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मतलब क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से चीन और भारत को अलग क्यों रखा गया। तो आपको इसमें यही वाला पॉइंट पूरा लिख देना है, ये वाला पॉइंट पूरा लिख देना है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर कि क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से चीन और भारत को अलग क्यों रखा गया, तो आपको ये पॉइंट लिख देना है, क्योंकि चीन और भारत का जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बहुत कम योगदान रहा है, जबकि विकसित देशों ने जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन अधिक किया। इसलिए जो है चीन और भारत को क्योटो प्रोटोकॉल के बाध्यताओं से या नियमों से जो है अलग रखा गया है या छूट दिया गया है। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के विरोध के कारण क्योटो प्रोटोकॉल की सफलता प्रभावशाली नहीं हो पाई। अब देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है इस बात से खुश नहीं हुए, क्योटो प्रोटोकॉल के जो नियम थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर उससे खुश नहीं हुए। तो इन्होंने क्या किया, विरोध किया कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है विकासशील देशों के लिए जो है अधिक लचीला है या विकासशील देशों के लिए जो है अधिक छूट दे रहा है। तो इनका मानना था कि मतलब अगर ऐसा हुआ तो विकासशील देश जो है विकसित हो जाएंगे और हमसे आगे निकल जाएंगे, इसलिए जो है इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल का क्या किया, विरोध किया। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल का विरोध करने वाले दो देशों के नाम लिखें, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ओके दोस्तों, इसका तीसरा पॉइंट देखिए, प्रारंभ में तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे, पर घरेलू दबाव के कारण 2001 में अपना नाम वापस ले लिया। तो पर्यावरण से संबंधित ये जो क्योटो प्रोटोकॉल समझौता हुआ था, प्रारंभ में अमेरिका ने इसका समर्थन किया था, लेकिन बाद में जो है 2001 में अपना नाम वापस ले लिया। तो मैप में पूछा भी जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल से अपना 2001 में नाम वापस लेने वाला देश कौन सा है, या 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है मैप के अलावा। तो अमेरिका देश है और 2001 में इसने अपना नाम वापस ले लिया था क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, और इसका क्योटो प्रोटोकॉल का विरोध करने वाले दो देश कौन से हैं, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यही सब 1-1 नंबर में पूछा जाता है, इन सब को थोड़ा ध्यान रखा करो, इन सब का ध्यान रखा करो। ठीक है दोस्तों, बड़े क्वेश्चन में ही जो है 1-1 नंबर के आंसर होते हैं। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ना कि रटना है, जबकि ध्यान से पढ़ना है आपको। चौथा पॉइंट देखिए, 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया और उसका समर्थन किया। भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल का पूरा समर्थन दिया और 2002 में जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर भी किए। ठीक है, तो ये जो है मतलब काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल पर। ठीक है, और भारत वाला ये जो पॉइंट है ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने जो है क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए, 2002 में हस्ताक्षर किए, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे ऐसे समझौते जिनका हमेशा जो है समर्थन किया है भारत ने। ठीक है, भारत भी जो है विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके दोस्तों,
तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा रियो सम्मेलन और क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में, मिड टर्म में भी और बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो इसको जो है आप अच्छे से याद कर लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा 4 और 6 नंबर में डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये सब। ठीक है, तो काफ़ी आसान शब्दों में आप अच्छे से इनको याद करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी जो है पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।